हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज के सेशन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, इसके स्टेप्स एज वेल एज नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इन पर मैंने डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेनेशन शेयर करा है और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करा है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का ये हमारा। हाइपोथेसिस पर आपका ज़्यादा वेटेज होता है एग्जामिनेशन में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को स्टडी करिए। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका पेपर 1 होता है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो एक ही जगह पर सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी कम फी में। 100% गारंटी वाला कोर्स है। हम यहाँ पर आपको गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है आपको, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। जैसे कि सारे जो टेस्ट है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इन सारे टेस्ट को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेस्ट है, ये हाइपोथेसिस इस कॉन्सेप्ट से ही अराइज हुए हैं। तो आपको पहले हाइपोथेसिस का मतलब पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या क्या करते हैं, किस वजह से ये टेस्ट अराइज होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने आपको हाईलाइट कर हाईलाइट वर्ड्स में मैंने आपको यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा है। एक स्टेटमेंट होता है जो इंट्रोड्यूस करता है हमारे रिसर्च क्वेश्चन को, और जो हमें हम क्या करते हैं, उस रिसर्च क्वेश्चन पर एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं। किस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं हाइपोथेसिस क्या होता है। जैसे कि आपको पता है रिसर्च में स्टेप्स होते हैं रिसर्च के। फर्स्ट हम हमारी रिसर्च प्रॉब्लम ले डाउन करते हैं। ठीक है, हम रिसर्च प्रॉब्लम ले डाउन करते हैं, उसके बाद उस रिसर्च प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, अब ये सोल्यूशन कैसे सोल्यूशन होता है, टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। टेंटेटिव सोल्यूशन का मतलब होता है, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली टेम्पररी, कुछ समय के लिए हम कह देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये टेंटेटिव सॉल्यूशंस ये क्या होते हैं, ये रिसर्चर के हमारे क्या होते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके गेस होते हैं। हम गेस करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट करना, गेस करना, अनुमान लगाना, हम अनुमान लगाते हैं क्या ऐसा करने से हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ समय के लिए हम एक सोल्यूशन दे देते हैं, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये एक्सपेक्ट करते हैं जो रिसर्च करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोलूंगी कि XYZ एक टैबलेट है। ठीक है, इस टैबलेट को लेने से हो सकता है कि कैंसर क्योर हो सकता है, मेरे आप वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिए, हो सकता है कि कैंसर क्योर
हो सकता है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि XYZ एक टैबलेट लेने से कैंसर क्योर हो जाता है। नो, आई एम सेइंग कि XYZ टैबलेट लेने से हो सकता है कि आपका कैंसर जो है ये क्योर हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेंटेटिव स्टेटमेंट बता रही हूँ कि XYZ टैबलेट लेने से हो सकता है कि कैंसर क्योर हो। अब इसी स्टेटमेंट को मैं क्या करूंगी, अपने रिसर्च में टेस्ट करूंगी। तो वो टेस्ट करने के लिए मैं डिफरेंट टेस्ट का यूज करूंगी आगे। ठीक है, तो बेसिकली हाइपोथेसिस होता है आपके रिसर्च का जो प्रॉब्लम होता है उस पर सोल्यूशन ले डाउन करना, और सोल्यूशन जो है ये एक सोल्यूशन क्या होता है, हमारा टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। फिर इस पर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट मेथड से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें हमारी हाइपोथेसिस बिल्ड करना है, उसका सोल्यूशन टेंटेटिव कैसा होना चाहिए, और उस पर हम आगे रिसर्च परफॉर्म करते हैं, हम हमारी स्टडीज परफॉर्म करते हैं डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू। तो ये होता है हाइपोथेसिस। जब भी आपको कोई हाइपोथेसिस पूछता है, और एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं कंपलसरी 1 क्वेश्चन आपको हाइपोथेसिस से होता ही है। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन होगी, हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई भी टर्म्स पर आपको बेस्ड हाइपोथेसिस पर एक क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है, और मेनली हाइपोथेसिस पर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस कब ले डाउन करा जाता है रिसर्च में। सो याद रखिएगा, हाइपोथेसिस हमारे प्रॉब्लम पर ले डाउन करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है उस पर हम हाइपोथेसिस, उस पर हम एक टेंटेटिव सोल्यूशन ले डाउन करते हैं, इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब है टेंटेटिव सोल्यूशन देना, कुछ समय के लिए प्रिडिक्ट कर लेना कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। क्लियर एवरीवन? हाइपोथेसिस को हम क्यों बिल्ड करते हैं हमारी रिसर्च में, कि कुछ समय के लिए हम उसे मान ले, प्रिडिक्ट करते हैं। रिसर्च एक प्रिडिक्शन होता है, और उसी प्रिडिक्शन को, उसी गेसेस को, उसी टेंटेटिव सोल्यूशन, उसी टेंटेटिव स्टेटमेंट को रिसर्च अपने रिसर्च में डिफरेंट टेस्ट का यूज कर, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स यूज कर अपने रिसर्च में से टेस्ट करते हैं। सो ये होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जैसे कि हमने हाइपोथेसिस ले डाउन कर लिया है ना, तो यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस ले डाउन कर लिया, हमने एक टेंटेटिव सोल्यूशन दे दिया। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, हमने सोल्यूशन ले डाउन करा, हमने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। अब हमने जो 2 वेरिएबल्स सिलेक्ट कर लिए थे, जैसे कि हमने XYZ एक टैबलेट ले लिया था, हमने देखा कि हो सकता है कि ये XYZ जो टैबलेट है ये लेने से कैंसर क्योर हो सकता है, ये हमने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दे दिया। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, टैबलेट हमारा है, ये एक वेरिएबल है, एंड कैंसर जो डिसीज है ये हमारा सेकेंड वेरिएबल है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम नल हाइपोथेसिस का पहले यूज करते हैं, विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें होता है नल हाइपोथेसिस। तो आप जैसे देख रहे हो मीनिंग नल, नल का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, आप बेसिकली एक वर्ड लेते हो नल, नल का मतलब होता है कुछ नहीं, नो डिफरेंस, नो चेंजेस। ठीक है, नो डिफरेंस, नो चेंजेस, किसी भी चीज में कुछ चेंज नहीं दिखेगा आपको, कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखेगा, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो नल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि हमारे जो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, और देयर इज द नो रिलेशनशिप और नो इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। ठीक है, मेनली हम रिसर्च में क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स पर टेस्ट करते हैं, और इधर हम क्या करते हैं रिसर्च में, हम ये देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन पर किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। जब आप कोई भी देखोगे किसी भी कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या होता है, जनगणना होता है, ठीक है, सेंसस होते हैं, उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन पर स्टडी करी जाती है। तो मान लीजिए नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगी, एक पर्टिकुलर जो फिनोमेना है उसका पॉपुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं बता रहा है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी 2 वेरिएबल। ठीक है, तो बस नल हाइपोथेसिस को समझना बहुत इजी है। आपको जब भी नल हाइपोथेसिस या फिर शून्य परिकल्पना, ये वर्ड कहां पर भी दिख जाए तो आपको क्या याद रखना है, शून्य परिकल्पना क्या बताती है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है, 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, नो चेंज, नो डिफरेंट, नथिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो
यहाँ पर एक पॉपुलेशन ली गई है, नो इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। नल हाइपोथेसिस बताती है किसी भी फेनोमेना का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है नल हाइपोथेसिस में। तो याद रखिए, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर हमेशा क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर अपने रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं 100 टाइम्स बहुत बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नल हाइपोथेसिस है इसको क्या करा जाता है रिसर्च में, कि नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि हम 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं, एक नल होता है एक अल्टरनेटिव होता है। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कोई नल हाइपोथेसिस है। तो याद रखिएगा, रिसर्चर जब भी अपने रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पहले नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर टेस्ट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को ऑलवेज रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरा, आप इसे लिख लीजिएगा। जब भी रिसर्चर अपने रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्चर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, रिसर्च में नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नथिंग, नो, ठीक है। नल हाइपोथेसिस बोलती है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। देयर इज नो चेंज, नो डिफरेंस, नो इफेक्ट ऑन दी अदर वेरिएबल्स। यानी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो डेफिनेशन में बताया गया है कि नल हाइपोथेसिस ये क्लेम करती है नो इफेक्ट इन दी पॉपुलेशन, किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है दूसरे कोई चीज पर। सो नल हाइपोथेसिस को अल्फा से डिनोट करा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर हमेशा अपने रिसर्च में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी हमेशा शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं रिसर्चर अपनी रिसर्च में। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसे रिसर्चर अपने रिसर्च में स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नल बताती है कि कोई वेरिएबल्स में हमारे रिलेशन ही नहीं है। तो क्या, जब कोई रिसर्चर रिसर्च करेगा तो क्या बताएगा कि कुछ चीज है, कोई फेनोमेना अकर हो रहा है। आप जितने भी रिसर्च देखते हो तो रिसर्चर ऐसा तो नहीं कहते कि नहीं है कोई बीच में रिलेशन, वो तो हमें भी पता है कि किसी बीच में रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव को हम एक्सेप्ट करने की कोशिश, हम बताएंगे कि नहीं, ये ड्रग का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा कैंसर पर, ये लेने से हो सकता है कैंसर जो डिसीज है लोगों में वो कम होती जाए, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस बताती है कि नो रिलेशन, नो चेंजेस, वन वेरिएबल का अदर वेरिएबल पर कोई भी, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, नो डिफरेंस, नो चेंजेस। और रिसर्चर हमेशा अपने रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एंड इसे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बस आपको नल हाइपोथेसिस में इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप, हम हाइपोथेसिस के जो नेक्स्ट टाइप है उसे हम देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारी सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस विच इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव यानी नल का अपोजिट जो बोलती है हमें, वो हाइपोथेसिस को हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल का अपोजिट क्या हो सकता है, नल हाइपोथेसिस हमें क्या बोलती है कि देयर इज नो रिलेशन, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलती है, देयर इज एन इफेक्ट, देयर इज एन रिलेशन, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। 2 वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगी कि हो सकता है कि XYZ जो आपका XYZ जो टैबलेट है हो सकता है ये कैंसर को क्योर करे, और XYZ टैबलेट जो है कैंसर को क्योर करता है। मतलब ये टैबलेट का और कैंसर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया होंगे, ऐसे जो हमारे टैबलेट में ऐसी चीजें होंगी, ऐसे कंटेन होंगे जो कैंसर के जो डिसीज है, उसकी जो कैंसर के वायरसेस है उसको डिक्रीज करता हो, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन हमें बता रहा है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, जिसे हम HA से या फिर H1 से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं, नल को हम H0 से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 या फिर HA से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे रिसर्च क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होता है,
ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन का एक अदर टाइप में एक आंसर होता है कि ये भी क्या बताता है कि रिलेशन बताता है, हो सकता है कि ऐसा करने से ऐसा हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बोला अल्टरनेटिव क्या होता है, नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट होता है ना, नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, नल हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्चर का एम क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वो एक्सेप्ट करे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। अल्टरनेटिव रिसर्चर क्या करते हैं, अल्टरनेटिव हमेशा रिसर्चर अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट करने की, रिजेक्ट करने की, या फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों साइमल्टेनियसली होगा या फिर कुछ नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है रिसर्च में जिसे रिसर्चर हमेशा एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर चाहते यही है और यही करते रिसर्चर कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए और ताकि हम खुद ब खुद हमारी ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने रेड पॉइंट में आपको हाईलाइट कर बताई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं ये फेनोमेना भी होता है, ये अकर भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने यहाँ पर बोला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, मैंने जब आपको क्वेश्चन पूछा क्या रिसर्चर इसे एक्सेप्ट करेगा, क्या रिसर्चर साइमल्टेनियसली अल्टरनेटिव और नल को एक्सेप्ट कर सकता है क्या, नहीं। यही हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में बता रहा है, द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर एग्जॉस्टिव मीनिंग टुगेदर कवर एवरी पॉसिबल आउटकम, दे आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीनिंग दैट ओनली वन कैन बी ट्रू एट अ टाइम। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है एक समय पर सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस ट्रू होती है, यानी एक समय पर आप ये नहीं कह सकते कि आपकी ऑल्टरनेटिव भी सही है, नल भी सही है। आप एक टाइम पर कभी भी ऐसा नहीं, एट ए टाइम आप ये भी नहीं कहोगे कि हमने नल और अल्टरनेटिव दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप रिजेक्ट किसे करोगे, ऐसा कभी नहीं होता है रिसर्च में, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट ए टाइम आप आपके रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस को एट ए टाइम, one hypothesis should be accept and other should be reject। ठीक है, एक को एक्सेप्ट करेंगे आप और दूसरी हाइपोथेसिस है उसे आप रिजेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो एट ए टाइम या फिर आपने नल को एक्सेप्ट कर लिया तो आप अल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर लोगे, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप नल को रिजेक्ट करोगे। कभी भी आप दोनों हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करोगे साइमल्टेनियसली, ऐसे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, आप आपके शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना में से किसी एक को ही चुनते हैं अपने रिसर्च में, एक ही साथ दोनों को कभी भी आप नहीं चुनोगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और रिसर्च अपने रिसर्च में हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हमेशा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये अल्टरनेटिव है नल हाइपोथेसिस के बीच में जो आपको मेन डिफरेंस है वो पता लग गया हो, और हम डिटेल में इनका डिफरेंस भी देखते हैं। तो जैसे कि हमने नल पढ़ लिया, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बीच के डिफरेंस में कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बीच का जो डिफरेंस है, फर्स्ट इज इट डिनोट्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर्ड फेनोमेना। कोई भी दो फेनोमेना जिसे आप मेजर कर रहे हो, दो फेनोमेना जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, ये हमेशा क्या बताएगा कि कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये हमेशा क्या बताएगा कि कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन उसी तरीके से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताएगा, इट मे इन्फ्लुएंस द ऑब्जर्व डेटा और अ सैंपल, यानी यहाँ पर ये क्या बोलेगा कि इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी ना किसी वजह से, पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स पर अफेक्ट हो रहा है। आपका जो ऑब्जर्व डेटा, आपने जो भी आपने कैलकुलेट करा वो डेटा, और जो भी आपका सैंपल है, क्योंकि आप क्या करते हो,
पॉपुलेशन पर आप तो स्टडी नहीं करते हो, पॉपुलेशन में से किन्हीं लोग, कुछ ही लोग को लेते हो, आपका जो सैंपल बनता है उस पर आप स्टडी करते हो, ठीक है, इस पर आप स्टडी करते हो, इस पर आपका जो भी आपने डेटा बनाया है, जो भी आपको डेटा मिला है, यहाँ पर आपको सैंपल से डेटा मिलता है, तो आप क्या करोगे, पॉपुलेशन से इसको कंपेयर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो भी स्टडी कर रखी है आपके सैंपल्स पर, किसी वेरिएबल्स पर आप स्टडी करते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सैंपल्स पर आपने ये देखा कि बच्चों की हाइट पर आप स्टडी कर रहे हो और यहाँ पर आप कॉम्प्लेन दे रहे हो उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो हाइट वाला जो हमारा वेरिएबल, इसमें क्या हम लेंगे, हम सैंपल लेंगे, और सैंपल्स क्या क्या होंगे यहाँ पर 5 to 10 ईयर्स के स्टूडेंट्स, 5 to 10 ईयर्स के बच्चों पर आप स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यस, क्या कॉम्प्लेन लेने से हाइट जो है बच्चों में इंक्रीज, हाइट बढ़ते जा रही है स्टूडेंट्स की, बच्चों की हाइट क्या बढ़ती है, कॉम्प्लेन लेने से बढ़ रही है। तो ये क्या हो रहा है, एक वेरिएबल क्या कर रहा है, दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका अफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, नल हाइपोथेसिस को हम किस तरह डिनोट करते हैं, H नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो 0 है H नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है आपको, H नॉट पड़ेगा आप इसको, ठीक है, सॉरी, and then it is represented by HA और H1, ठीक है। जो हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है इसे हम HA और H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, रोहन विल विन एटलीस्ट ₹1 लाख इन लकी ड्रॉ, एंड यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या हमें एग्जाम्पल दे रहा है, रोहन विल विन लेस देन 1 लाख इन लकी ड्रॉ। तो आपको डिफरेंस, जब आप सेंटेंस रीड कर रहे हो तभी आपको डिफरेंस पता चल जाना चाहिए। नल हाइपोथेसिस में क्या बोल रहा है कि रोहन क्या है, एटलीस्ट कम से कम वो 1 लाख रुपए जीतेगा, ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमें ये बोल रही है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें क्या बोलती है, अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें कहती है कि रोहन 1 लाख से कम जीतेगा, ठीक है। ये क्या कर रही है, हमें एग्जैक्टली पॉइंट बता रही है कि कम हो रहा है, लेस हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हमें डायरेक्टली बोल रहा है ना, रोहन और कितने रुपए वो विन करेगा, कितने रुपीस वो विन करेगा, उसमें यहाँ पर हमें वो बता रहे कि रोहन 1000 रुपीज विन करेगा, कितना करेगा, सॉरी 1 लाख रुपए करेगा, पर कितना करेगा, कि लेस देन या ग्रेटर देन 1। तो एग्जैक्ट जो हमें फिनोमेना बता रहा है वो अल्टरनेटिव बता रहा है, ठीक है। सो याद रखना है, ये 3 जो है, ये 3 जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता ही होना चाहिए आपके नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से रिलेटेड। सो आई होप आपके हाइपोथेसिस क्या होता है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से ये सारे फिनोमेना समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे स्टेप्स इन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को जब आप टेस्ट करते हो तो उसके लिए कौन से स्टेप्स होते हैं, यानी आप जब आपकी परिकल्पना का परीक्षण करते हो तो उसमें कौन से चरण होते हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो जब भी आप आपकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो सबसे पहले आप, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है सेट अप नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आप क्या करते हो, नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप पहले सेट कर लोगे। आप ये सेट करोगे कि आप नल हाइपोथेसिस आपने सेट कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप आगे के फर्दर चीजें आप परफॉर्म करोगे, या तो फिर आप नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिलेक्ट करोगे, ठीक है, यानी आप H नॉट सिलेक्ट करोगे या फिर आप H1 विच इज अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर जब भी याद रखिए, रिसर्च में नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ये सिंबल में ही लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एग्जामिनेशन में भी देखोगे तो H नॉट और H1 से ही आपको ज्यादा टाइम लिखा हुआ बताया जाएगा, ठीक है। पूरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं लिखा होता है, सिर्फ H1 लिखा होगा, नल हाइपोथेसिस पूरा नहीं लिखा होगा, सिर्फ H नॉट लिखा होगा, ठीक है। तो उससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए। आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके सेट कर लोगे। सेकेंड स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सेट करोगे आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अल्फा, ठीक है, अल्फा से डिनोट करा जाता है, इसे हम अल्फा कहते हैं, और इसे हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, ठीक है, टाइप 1 एरर। सो टाइप 1 एरर वगैरह क्या होता है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशंस में, ठीक है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है,
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप मैं इसको बताऊं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि रिसर्च अपने रिसर्च में ये बताते हैं कि कितने % एरर आने के चांसेस है रिसर्च में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर लिया 1% और 5%। ठीक है, तो रिसर्च में दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करा जाता है, या तो 1% या तो 5%। ठीक है, 1% सेलेक्ट करा जाएगा या फिर 5%। अब 1% का मतलब क्या होता है? 1% एरर आएगा। ठीक है, रिसर्च ये बताते हैं कि 1% हमारी रिसर्च में एरर आने के चांसेस है। अब आप किसी भी चीज को परफॉर्म करते हो, आप आपने कभी कोई एक्सपेरिमेंट्स एग्जामिनेशन में परफॉर्म किया होगा, आपने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया होगा, तो आपसे क्या हो जाती है, समटाइम्स आपसे मिस्टेक्स हो जाती है। ओके, तो हमारे से जो भी है, हर एक फेनोमेना में अगर हम कोई प्रोसीजर करते हैं कभी कभार, तो मिस्टेक सबसे होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से रिसर्च में भी एक मिस्टेक होती है। ठीक है, मिस्टेक्स रिसर्च में भी होती है। सो उसी मिस्टेक्स को रिसर्च में एरर का नाम दिया गया। ठीक है, और जिसे हम एक रिसर्च मेथोडोलॉजी में साइंटिफिक वे में हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट अल्फा, जिसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं, जो हमें बताता है, रिसर्चर बताता है अपने रिसर्च में कि हम इतने % एरर सेलेक्ट करने वाले हैं, ये 1% या तो 5%। अगर रिसर्चर ने 1% एरर बताया है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 99% जो है रिसर्चर की जो रिसर्च है वो ट्रू है, वो करेक्ट है। ठीक है, यानी 1% ही एरर आएंगे रिसर्च में। 1% हो सकता है रिसर्चर से कुछ मिस्टेक्स हो जाए, लेकिन 99% जो अपने रिजल्ट आएंगे रिसर्च में, जो रिसर्चर के रिजल्ट आएंगे, वो क्या होंगे, 99% करेक्ट होंगे। ठीक है, अब अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिसर्चर ने सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, 95% क्या हो गए, 95% क्या होगा रिसर्च में एरर, सॉरी अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपके रिजल्ट ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, 1% एरर सेलेक्ट कर लिया, मतलब 99% जो है रिजल्ट करेक्ट आएंगे। 5% एरर सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब 95% आपके रिजल्ट जो है वो ट्रू होंगे, सही होंगे। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप सबको समझ गया होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट रिसर्चर से जो रिसर्च में मिस्टेक्स होते हैं, अगर हम उसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में, अगर हम उसे और अच्छी लैंग्वेज में बोलना चाहे, उसे हम एरर बोलेंगे, अल्फा वैल्यू बोलेंगे और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहेंगे। ठीक है, अब आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे विच टेस्ट टू यूज, कौन सा टेस्ट आपको यूज करना है, ये आप डिसाइड करोगे। अब कौन से टेस्ट होते हैं, मेजरली टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ये 3 to 4 टाइप्स के जो ये टेस्ट होते हैं, ये आप डिसाइड करते हो कि मैं ये टाइप का हाइपोथेसिस लेकर, टी टेस्ट लेकर मैं यहाँ पर अपने रिसर्च में हमारी हाइपोथेसिस को हम डिसाइड करेंगे कि इससे हम हाइपोथेसिस ले डाउन करेंगे, इसके थ्रू हम टेस्ट करेंगे, इसके थ्रू हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने सेट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप टेस्ट यूज करोगे, टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। आपने टेस्ट यहाँ पर चूज कर लिया। अब आप क्या करोगे, वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। अब वैल्यू कैसे, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, अब ये जो सारे टेस्ट होते हैं आपके टी, जी, एफ एंड काई स्क्वायर टेस्ट, तो इसके क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। आप इन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर, इंफॉर्मेशन आपके पास जो भी होगी, डेटा जो भी होगा, आप उसे पुट करते हो और आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्या कर लिया आपने, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपने सेट कर लिया। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने बताया कितने % एरर आ सकता है रिसर्च में। देन आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप टेस्ट कौन सा यूज करने वाले हो, कौन सा आप यूज करोगे, कौन सा आप डिसाइड करोगे कि ये वाला टेस्ट मैं यूज करूंगा, वो डिसाइड कर लेंगे आप। देन उसके बाद उस टेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है आपका, फॉर्मूले में आप पुट करोगे। पुट करने के बाद आप क्या करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। एंड देन आप क्या करोगे, टेबल वैल्यू डिसाइड करोगे। अब टेबल वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल वैल्यू क्या होती है।
अब जैसे कि आपने देखा होगा 11th 12th में आप क्या करते हो टेबल वैल्यू चूज करते हो। जैसे आपने लॉग्स देखा होगा, लॉग टेबल होता है, लॉग टेबल में आप क्या करते हो वैल्यूज जो होती है आप वो फाइंड आउट करते हो। तो उसी तरीके से रिसर्च में भी आप क्या करते हो, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो। अब 1% अगर आपने एरर चूज करा है तो 1% की जो वैल्यू होती है वो होगी 2.58। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1% एरर अगर आपने सेलेक्ट करा यानी 2.58 इसकी टेबल वैल्यू होती है, ठीक है, ये एक टेबल वैल्यू होगी। उसी तरीके से 5% अगर आपने एरर चूज करा तो इसकी वैल्यू होती है 1.96, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपको एग्जामिनेशन में इन डेप्थ तो कुछ पूछा नहीं जाएगा इतना टेबल वैल्यू पर, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में जो है टेबल वैल्यू 1 पॉइंट अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपने आपका एरर जो है 1% डिसाइड कर लिया, ठीक है, आपने एरर 1% डिसाइड कर लिया तो उसकी टेबल वैल्यू क्या होगी, आपने एरर 5% डिसाइड कर लिया तो उसकी टेबल वैल्यू क्या होगी। सो बस आपको ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर आपको ये दोनों वैल्यू भी याद रखने हैं, 2.58 एंड 1.96, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन आपने टेबल वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, आप डिसीजन लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप डिसीजन लोगे। अब डिसीजन किस तरीके से लोगे, आपने जो वैल्यू कंप्यूट करा है, अगर आपने जो भी वैल्यूज कंप्यूट करा है, आपने जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करा है, अभी ये वैल्यू अगर आपके टेबल वैल्यू से लेस है, याद रखिएगा कंप्यूटेड वैल्यू अगर आपके टेबल वैल्यू से लेस है तो उस केस में आप क्या करोगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को चूज करोगे, ठीक है। अगर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू ग्रेटर है आपके टेबल वैल्यू से, क्या करोगे, आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है टेबल वैल्यू से ज्यादा आएगी, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर लोगे ना नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि आपने जितना एरर आपने डिसाइड करा है उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है ना। आपने जितनी भी आपकी वैल्यू जो थी, आपने जितनी वैल्यू कंप्यूट करा है उससे ज्यादा अगर आपकी वैल्यू आ रही है, टेबल वैल्यू ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, टेबल वैल्यू से ज्यादा आपकी कंप्यूटेड वैल्यू आ रही है तो आप क्या करोगे, आपने जितना तो एरर डिसाइड करा था उससे ज्यादा आ रहा तो आप क्या कर लोगे उस केस में, उस केस में क्या करते हैं हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अगर हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो लेस है टेबल वैल्यू से, यानी हमने जितना एरर डिसाइड करा था उससे कम एरर आया हमारी रिसर्च में, तो क्या होता है उस केस में आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। फिर भी आपको नहीं समझा, आप वीडियो को बैक करिए, आप पॉज कर कर आपके वीडियो को देख सकते हैं। कंप्यूटेड वैल्यू आपके पास जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट करी, यानी आपने जो भी एरर डिसाइड करा, टेबल वैल्यू क्या है जो आपने एरर डिसाइड कर लिया, ये वैल्यू से अगर आपकी कम कंप्यूटेड वैल्यू, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करा वो वैल्यू कम होती है, दैट मीन्स आप क्या करते हो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। इसका मतलब क्या होता है, आपने जो एरर डिसाइड करा उससे कम एरर आ रहा है आपके रिसर्च में, तो आपने क्या करा नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आपकी जो टेबल वैल्यू है उससे ज्यादा आपकी कंप्यूटेड वैल्यू आ रही है, यानी एरर आपने जितना ज्यादा डिसाइड करा उससे ज्यादा एरर आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे नल हाइपोथेसिस के आपको रिजेक्ट कर लोगे आप, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 6 जो डिसीजन है ये आपको बस समझने के लिए कि किस तरीके से हम नल एंड ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं, आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। एग्जामिनेशन में ये जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है, आपको 0.5 तक पूछा जाएगा, कभी कभार ये भी नहीं पूछा जाता है, आपको ओनली 0.4 तक अच्छे तरीके से सारे स्टेप याद रखने हैं। नल हाइपोथेसिस को हम डिसाइड कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि नल एंड ऑल्टरनेटिव कौन से आपको सेट करना है, ये डिसाइड कर लेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हमारा एरर आएगा ये चूज कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हमको कौन सा टेस्ट यूज करना है हम ये बताते हैं। तो 0.3 कौन सा टेस्ट आपको यूज करना है, टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, तो आप ये किस तरीके से चूज करोगे ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट ये क्या होते हैं ये हम अभी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। देन स्लाइड में हम देखेंगे कौन सा टेस्ट आपको कब यूज करना है, ठीक है। विच टेस्ट टू यूज, कौन सा टेस्ट आपको कब यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, इफ पॉपुलेशन इज लार्ज, पॉपुलेशन आपकी लार्ज है यानी आपकी पॉपुलेशन 30 से ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन 30 से ज्यादा है तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, जी टेस्ट। या फिर आपकी पॉपुलेशन इक्वल टू और 30 से
ज्यादा है तो आप कौन सी लगाओगे, 30 के इक्वल है या फिर 30 से ज्यादा है, उस केस में आप लगाओगे जी टेस्ट। देन इफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन अगर नोन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन, किस चीज का स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन का अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है तो उस केस में भी आप जी टेस्ट लगाओगे। उसी तरीके से टी टेस्ट हम कब लगाते हैं, पॉपुलेशन इज स्मॉल, यानी पॉपुलेशन आपकी 30 से लेस होगी तो उस केस में आप टी टेस्ट लगाओगे, और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया गया है तो उस केस में भी आप टी टेस्ट लगाओगे। क्या समझा यहाँ पर आपको कि टी टेस्ट हम कब लगाएंगे एंड जी टेस्ट कब, तो याद रखना है जी टेस्ट हम कब लगाएंगे, जब आपकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 30 हो तब आप लगाओगे जी टेस्ट, और इक्वल टू 30 है तो आप लगाओगे जी टेस्ट। अगर आपकी पॉपुलेशन 30 से कम है तो आप लगाओगे टी टेस्ट, ठीक है। देन जी टेस्ट, और हम कब से किस सिचुएशन में हम जी टेस्ट लगाएंगे, जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन नोन होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन नोन होगा, किस चीज का स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, मतलब आपको अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है आपके क्वेश्चन में, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, जी टेस्ट। देन टी टेस्ट आप कब लगाओगे, जब आपकी पॉपुलेशन 30 से लेस है और जब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया गया है, किस चीज का, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स आपको कुछ भी नहीं दिए गए होते तब आप लगाते हो आपका टी टेस्ट। अंडरस्टूड, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि अगर इफ एक मैं आपको कंडीशन देती हूँ कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है ये 20 है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी आपकी 20 है, और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपको गिवन है, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉपुलेशन क्या है आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉपुलेशन आपकी 20 है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, तो आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हमारी पॉपुलेशन स्मॉल होती है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, जनरली टी टेस्ट, और यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है तो कौन सा यूज करेंगे, जी टेस्ट। हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है, हमने जितना मैंने आपको यहाँ पर जी टेस्ट और टी टेस्ट के बारे में जो भी बताया उससे तो आपके दिमाग में बस इतना ही यूज होगा। तो साइमल्टेनियसली हम तो दोनों भी टेस्ट एक बार ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली दो टेस्ट हम एक बार, कोई भी दो टेस्ट को एक बार नहीं अप्लाई करते हैं, एक साथ आपके दोनों भी रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। कोई एक ही टेस्ट आप यूज करोगे, या तो टी टेस्ट यूज करोगे या तो जी टेस्ट यूज करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ जी टेस्ट का यूज करोगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा क्यों, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन की साइज कभी कभार आपको कम ज्यादा भी दी जाती है। तो पॉपुलेशन की साइज अगर आपको कम दी गई है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिया हुआ है पॉपुलेशन का, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिया गया है, तो इस केस में आप जी टेस्ट यूज करोगे, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है। आपको पॉपुलेशन के अगर क्वेश्चन में पैरामीटर्स दिए गए होंगे, क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको पॉपुलेशन के अगर कोई भी पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए गए होते हैं जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का मीन, ये सारी चीजें अगर आपको क्वेश्चन में दी गई होती है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, ओनली जी टेस्ट, ठीक है। यानी जी टेस्ट क्या होता है, हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। टी टेस्ट भी पैरामीट्रिक टेस्ट में भी आता है समटाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो आप सीधे सीधे जी टेस्ट का यूज करोगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन, जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। देन नेक्स्ट टेस्ट इज काय स्क्वायर टेस्ट। काय स्क्वायर टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, हमें ये देखना होता है कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो काय स्क्वायर टेस्ट जो है ये कौन सा टेस्ट है, आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक होते क्या है। नॉन पैरामेट्रिक में जनरली जो है आपको पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड आपके पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नहीं दिए हुए होते हैं,
ठीक है, तो याद रखिएगा काई स्क्वायर टेस्ट के हम कब यूज करते हैं, जब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड, आपने जो एक्सपेक्ट करा है वो और आपको जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है उनके बीच की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। एंड देन एफ टेस्ट हम यूज करते हैं सैंपल के वेरिएंस में, यानी सैंपल में जो भी वेरिएंसेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं सैंपल्स में, उसे चेक करने के लिए उस टाइम पर हम एफ टेस्ट का यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से टेस्ट कब यूज करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। हम इसको और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे कि जी टेस्ट क्या होते हैं, टी टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर क्या होता है एंड एफ टेस्ट क्या होता है। सो हम देखते हैं पहले जी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक जितना पढ़ लिया उस पर पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट आने वाले सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिटेल में मैं आपको हर एक टेस्ट पढ़ाने वाली हूँ, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। ठीक है, तो एक ही लेक्चर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो भी पढ़ लिया इस सेशन में उस पर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपको गिवन है, विमेन आर बेटर टीचर देन मेन, Which among the following statement is related to, यानी पुरुष से बेहतर शिक्षक है महिलाएं और निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है ये स्टेटमेंट किस हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, किस हाइपोथेसिस से मैच कर रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, विमेन आर बेटर टीचर देन मेन। सो हमें क्या बताया गया है, विमेन जो है, विमेन बेटर टीचर है देन मेन से। ठीक है, तो जैसे कि याद रखना है आपको, यहाँ पर हमें कंपैरिजन बता रहा है, कौन बेटर है, कौन लेस है, कौन ग्रेटर देन है, ये बता रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ यूज करा जाए तो ये कौन से हाइपोथेसिस के अंडर आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगा, क्योंकि याद रखना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमेशा आपको बताया जाता है ग्रेटर देन, लेस देन एंड नॉट इक्वल। ये कौन से हाइपोथेसिस में बताया जाता है, तीनों भी साइन आपको ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, ये याद रखना है। और अगर ऐसा होता विमेन आर इक्वल टू मेन, विमेन और मेन दोनों ही इक्वल है, विमेन एंड मेन में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी आपको ऐसा आता है क्वेश्चन में विमेन एंड मेन में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब विमेन जो है इक्वल टू मेन। ठीक है, तो जब भी इक्वल टू से रिलेटेड कोई बात हो तो उस केस में वो कौन सी हाइपोथेसिस होगी, नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस बताती देयर इज नो रिलेशन, और रिलेशंस के बीच में इक्वालिटी अगर होती है तो उस केस में आपके जो हाइपोथेसिस होगी वो नल हाइपोथेसिस होगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कौन बेटर है, कौन लेस है। तो ठीक है, तो यहाँ पर विमेन बेटर है देन मेन से। तो ठीक है, तो इस केस में जो हाइपोथेसिस होगी, इस स्टेटमेंट के लिए जो हाइपोथेसिस रिलेटेड होंगी स्टेटमेंट से, वो होगी ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ग्रेटर, लेस और नॉट इक्वल टू बताती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा अल्टरनेटिव वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, a researcher fails to reject the null hypothesis in his or her research, what implications will it carry for his or her principal research hypothesis? So इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है, एक शोधकर्ता है, उस शोधकर्ता ने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में जो है फेल हो गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर रिसर्चर जो है फेल हो गया है टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो देखिए आपको क्वेश्चन जो है उसको बार बार रीड करिए आप, इन्होंने घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन दिया, तो ये ऐसा भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता था, रिसर्चर एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस, तो इन्होंने क्या दिया, फेल्स टू रिजेक्ट, यानी रिसर्चर क्या हो गया, फेल हो गया रिजेक्ट करने में नल हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब हो गया, फेल्स टू रिजेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यानी रिजेक्ट करने में वो फेल हो गए तो उन्होंने क्या कर लिया, साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्सेप्ट कर लिया। तो रिसर्चर ने क्या कर लिया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया रिसर्च में। तो वो क्या करेंगे, कौन सी हाइपोथेसिस को वो
रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर आप हर क्वेश्चन हर ऑप्शन में आप यहाँ पर देख रहे हो, हर एक ऑप्शन में यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस दिया गया है आपको। सो रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? रिसर्च हाइपोथेसिस को याद रखिए स्टूडेंट, हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। रिसर्च हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर रिसर्चर क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद ब खुद क्या हो जाती है? रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं रिसर्चर, तो जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप क्या करते हैं? हम रिजेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं? अस्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने इसी को घुमा फिरा कर दिया है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्वेश्चन आया, बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो काफी सिंपल वे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है। जो लैंग्वेज यूज करी गई इसको घुमा फिरा कर इन्होंने दिया है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर रिसर्चर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव खुद ब खुद क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। So third question is, if the assumed hypothesis is tested for rejection is called, यदि कल्पित परिकल्पना को अस्वीकारित के लिए परखा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो हमने अज्यूम करा था हाइपोथेसिस, हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को अज्यूम करते हैं क्या ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हमने हाइपोथेसिस को जो अज्यूम करे उसे हम क्या करना है? हम रिजेक्ट करने की कोशिश करें। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि नल हाइपोथेसिस को, मैंने आपको बताया था अभी लेक्चर में, तो हम क्या करते हैं? रिसर्चर क्या करते हैं? अपने रिसर्च में ऑलवेज नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शून्य परिकल्पना को ऑलवेज रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऑल्टरनेटिव को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर सके। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसी हाइपोथेसिस टेस्ट करी जाती है फॉर रिजेक्शन, यानी हमेशा नल हाइपोथेसिस को रिसर्च अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं और इसी को याद रखिएगा, इसी को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जिससे आपको सारे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स वगैरह पता होते हैं, वो होती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस, जिसमें आपको सैंपल के बारे में नॉलेज हो, उसे हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। और ऐसी हाइपोथेसिस जिसे रिसर्च अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं, उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस हाइपोथेसिस को कहते हैं नल हाइपोथेसिस। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझ में आ गए। कल के सेशन में हम जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट है, जैसे टी, जेड, काय स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, उन सारे टेस्ट पर हम डिटेल में पढ़ेंगे और उस पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।